Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Saeed Osama Talat. I am working as assistant professor in Warship Medical College, Gujarat, which is associated with Aziz Bhatti Sheikh Teaching Hospital, Gujarat. आज हम जिस टॉपिक पर बारे में बात करेंगे दैट इज़ नोन एज डिस्पेप्सिया. डिस्पेप्सिया मींस आम लैंग्वेज में उसको हम कहें तो बहुत से लोग हमें कंप्लेंट करते हैं पेट में गैस बहुत होती है. जो डॉक्टर साहब पेशेंट आते हैं हमारे पास, डॉक्टर साहब पेट में गैस बहुत है, मेडिसिन भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट पेट की गैस नहीं ठीक होती, इसका कोई परमानेंट हल बताएं. आज हम जिस बारे में बात करेंगे जिसको हम कह रहे हैं कि मैदे में गैस के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ये मैदे में गैस है ये होती किस वजह से है. बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बट जो जनरलाइज जो मेन जो फैक्टर्स होते हैं इसमें कुछ इन्फेक्शंस होते हैं. जिस तरह एक इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं एच पायलोरी, ये बहुत कॉमन है और आई थिंक यहाँ गुजरात में तो मैंने देखा है कि हर चौथे पाँचवें बंदे को एच पायलोरी पॉजिटिव आ जाता है. एच पायलोरी वो इन्फेक्शन है जो कि आपको गंदे खाने से, गंदे पानी से आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है. एक एच पायलोरी बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जिससे पेट में गैस होती है. फिर कुछ वर्म इन्फेस्टेशन होती हैं, पैरासिटिक वर्म इन्फेस्टेशन होती है, उसके थ्रू भी प्रॉब्लम होता है. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं हमारे जो नंगे पाँव फिरते हैं और वो चप्पल नहीं पहनते, शूज़ नहीं पहनते, उसके थ्रू ये एंटर हो जाते हैं. इसके अलावा देर आर सर्टेन डिजीज़ जिनके साथ ये एसोसिएट करता है पेट में गैस होती. फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर. अब हमारे वी ऑल नो हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको शुगर का प्रॉब्लम है. अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो आपके पेट में गैस हो सकती है. किस तरह? बेसिकली ये गैस्ट्रोपैरेसिस कॉज करता है. शुगर आपकी नसों को इफ़ेक्ट करता है. आपने नोट किया होगा बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो आपको कहते हैं जी हमारे हाथ और पाँव जलते हैं या सोते हैं, जिनको आप अपनी टर्म में कहते हैं ग्लव एंड स्टॉकिंग न्यूरोपैथी होगी. अगर वो आपके मैदे की नर्व्स को इफ़ेक्ट करेगा तो आपका खाना जो है वो मैदे में ही पड़ा रहेगा. नॉर्मल रूटीन में इट टेक्स 2 to 3 आवर्स, यानी 2 से 3 घंटे लगते हैं, खाना पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. जब गैस्ट्रोपैरेसिस होगी, शुगर कंट्रोल नहीं होगी, आपकी नर्व्स इफ़ेक्ट होंगी तो खाना पेट में पड़ा रहेगा. उससे क्या होगा, उससे कब्ज़ हो जाएगी, कब्ज़ होगी तो पेट में गैस होगी. वी नीड टू एड्रेस दिस थिंग कि शुगर कंट्रोल होगी तो फिर आपका ये उस पेशेंट के अंदर जब तक वो शुगर उसकी कंट्रोल नहीं है, गैस्ट्रोपैरेसिस ठीक नहीं होगा तो आपकी गैस ठीक नहीं होगी. इसके अलावा एक बहुत कॉमन हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास जनरली फ़ीमेल्स हैं काफ़ी, हमारी माई बहनें जो हैं विच इज़ नियर 40s, थोड़ी सी 20 होंगी. फ़ीमेल्स में गाल स्टोन यानी कि पित्ते की पत्थरियाँ बड़ी कॉमन हैं. अब पित्ते की पत्थरियों में भी आपके मैदे पे इफ़ेक्ट आता है, गैस्ट्राइटिस होता है, उससे भी पेट में गैस हो जाती है. इसके अलावा एक डिज़ीज़ है सिलिक डिज़ीज़. सिलिक डिज़ीज़ वो होती है कुछ लोगों को सिंपल लैंग्वेज में है कि कुछ लोगों को रोटी से एलर्जी होती है. जो ही वो रोटी खाएंगे उनके पेट में गैस या मोशन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे. उसको आपने देखना होता है. अच्छा, इसके अलावा देर आर सर्टेन ड्रग्स जिनकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे पेशेंट्स हैं एक्स एंड पेन्स, जिसमें दर्द डॉक्टर साहब बहुत होता है, हेडेक होती है, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, उसके लिए वो पेन किलर्स बहुत खाते हैं. अब नॉर्मल रूटीन में क्योंकि जो सबसे बड़ा कॉज है आपको इन चीज़ों का वो ये है विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होती है. तो जो ही आप उसको एड्रेस करेंगे तो वो आपका जो प्रॉब्लम है वो सेटल डाउन हो सकता है. लेकिन क्योंकि उस चीज़ का आइडिया नहीं होता तो हम लोग पेन किलर्स बहुत खाते हैं. इससे भी मैदे में ज़ख़म और गैस होती है. और हकीम मेडिकेशंस, हमारे हकीम जो हैं वो स्टीरॉइड्स बहुत देते हैं अनफॉर्चुनेटली, उससे भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है. उसका इफ़ेक्ट स्टीरॉइड से आपके एक्स एंड पेन्स ठीक तो हो जाते हैं, बट दैट कॉजेज़ डिस्पेप्सिया यानी कि आपके मैदे में गैस हो जाती है. फिर कुछ हमारे लाइफस्टाइल हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स हैं. अनफॉर्चुनेटली हम लोग खाना खाते हैं और ओवर ईट करते हैं और इस तरह खाते हैं कि हम आखिरी दफ़ा ही खाना खा रहे हैं. और सेकेंडली हम खाना खा के लेट जाते हैं. थर्डली स्पाइसी होते हैं, ऑयली स्टफ़ हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स यानी मीठी चीज़ें भी हम बहुत ज़्यादा खाते हैं. ये सब चीज़ें आपके मैदे में गैस कॉज करती हैं. हमें क्या करना चाहिए कि हम इस पेट की गैस से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं? जनरल मेजरमेंट्स हम क्या ले सकते हैं? और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें स्लो खाना खाना चाहिए. और जब
खाना खा रहे हो उस वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। हम सुन्नत रसूल भी यही है, जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त जब हम बात करते हैं तो सीधा हम एयर के बोलसेस स्वॉलो कर रहे होते हैं, मतलब हमारे मैदे में गैस जा रही होती है। सो इफ़ यू टॉक लेस तो वो आपके मैदे में गैस कम जाएगी। और सेकेंडली खाने को अच्छी तरह करना है आपने, एटलीस्ट 30 to 35 टाइम्स एक नवाले को चू करना है। आप नोट करें कितने लोग हैं जो ये करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा लोग ये करते हैं। और उसमें एक रीज़न ये भी है कि हम आपस में व्हेन वी आर ईटिंग फूड हम आपस में बातें कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, उससे भी एयर अंदर जा रही है। फिर हम फूड को सही तरह चू क्या, हम तो अंदर खाना फेंक रहे हैं किस्म का मैदे के अंदर। सो खाना कैसे हज़म होगा, वो पेट में गैस करेगा। सो ये जनरल मेजरमेंट्स हैं कि आपको स्लो खाना खाना है, अच्छी तरह उसको चबाना है, खाना खा के फ़ौरन लेट नहीं जाना। 2 घंटे लगते हैं खाने को पेट से छोटी आंत में जाते हुए। सो कम से कम 2 से 3 घंटे हमें ये रखना है कि हमने खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं है। इसके बाद फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, यानी कि हमें बहुत ओवर ईट भी नहीं करना और बहुत देर भूखा भी नहीं रहना। दिन में 5-6 दफ़ा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। इसके बाद फिर ये जो अनफॉर्चुनेटली जो फास्ट फूड एपिडेमिक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं हमारे मैदे के अंदर, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है, पेट में गैस होती है। सो हमें वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स। ये जो फास्ट फूड है और इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा देर आर सर्टन फूड्स जो कि बहुत अच्छे होते हैं, वो हमें खाने चाहिए। फॉर एग्जांपल जिंजर है, जिंजर हैज़ गॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, मींस कि वो आपके मैदे से सोजिश को कम करता है, आपके मैदे को सूदिंग इफेक्ट देता है। सो जिंजर यूज़ करें। इसके अलावा हमारे पास पेपरमिंट ऑयल है। पेपरमिंट ऑयल भी हमारे जो जो मैदा है उसको एक सूदिंग इफेक्ट देता है, उसको रिलैक्स करता है। इसके अलावा बनाना है, केला हम ले सकते हैं। केला भी जो बेसिकली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करने में। सो इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, केले को हम ईजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। फिर प्रोबायोटिक्स हम ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, नॉर्मली हमारी बॉडी में 2 तरह के जरासीम होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं और एक जो डेंजरस होते हैं। इन दोनों का बैलेंस जो है वो हमारे जो हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में हम छोटी सी बात में एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जिससे हमारे जो गट के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ज़रूरी हैं वो एंटीबायोटिक से उनका लेवल कम होता जाता है, जिससे जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। जब बैलेंस ख़राब होगा तो हमारा जो खाने का हाजमा है वो वीक हो जाएगा, सो उससे गैस ज़्यादा बनेगी। सो जो प्रोबायोटिक्स हैं ये हम कैप्सूल फॉर्म में, साशे फॉर्म में भी मिलते हैं और दूसरा योगर्ट्स में भी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो वो ऑर्गेनिजम्स जो ज़रूरी होते हैं आपके डाइजेशन के लिए, उनका लेवल को अचीव करने में हेल्प करते हैं और पेट की गैस को कम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुकम्बर है, वो आप ले सकते हैं। उसमें पानी की तादाद ज़्यादा होती है, वाटर उसमें ज़्यादा होता है, कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उससे भी आपको हेल्प आउट होता है। अच्छा, इसके अलावा मीट हम खा सकते हैं, बट वो चिकन और जो लेस फैटी मीट होता है, चिकन, टर्की का या फ़िश का, वो हम ले सकते हैं। ये जो होता है लैम का या बीफ, वो अवॉइड करना चाहिए। राइस में जो वाइट राइस होते हैं, उबले हुए चावल, वो हम ले सकते हैं क्योंकि वो में फ़ाइबर कम होता है, वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं जिस तरह स्पिनच है, कैरेट्स हैं, ये हम ले सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वॉक करनी बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 1 आवर अपनी लाइफ में वॉक करें, एक्सरसाइज 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें, उससे आपका डाइजेशन प्रोसेस बेहतर होता है। बट रिमेंबर वन थिंग, कभी भी खाने के फ़ौरन बाद वॉक नहीं करनी है। उसकी रीज़न है, जब भी हम, कुछ लोग ये गलती करते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद हम वॉक शुरू कर देते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी खून की जो गर्दिश होती है वो सारी की सारी हमारी मैदे की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसने खाने को हज़म करना होता है। सो अगर हम वॉक शुरू कर देंगे तो वो हमारी ब्लड सप्लाई डेविएट हो जाएगी टूवर्ड्स मसल्स, जो लेग मसल्स हैं उनकी तरफ चली जाएगी। सो उससे भी मैदे में गैस होती है। सो खाने के बाद आप 5-10 कदम चहलकदमी ज़रूर करें, वॉक नहीं करनी होती। वॉक हमेशा
एम्प्टी स्टमक करनी चाहिए, या एटलीस्ट खाने के 3-4 घंटे बाद आप वो रख के वो कर सकते हैं। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खाने के फ़ौरन बाद लेटे ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप इसको एड्रेस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी मैदे की गैस का इशू काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी इशू हो, मैं तलत हॉस्पिटल में डेली 2 बजे से रात 9 बजे तक बैठता हूँ। ये बिल्कुल अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल के साथ एडजेसेंट है, भिम्बर रोड पे जैसे सिचुएटेड है। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर चीज़ सेटल डाउन ना हो रही हो, तो वो मशवरे के लिए हमारे पास तलत हॉस्पिटल में आ सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।